अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सियासी हलचल तेज़ है और कल के रोज़ होने वाला है एक बड़ा अहम ऐलान। कल है 17 दिसंबर और लाहौर में लिबर्टी चौक पर खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं उस तारीख का कि जिस तारीख को असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी। तो कल की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नई तारीख उसमें मिलने वाली है और ये तारीख जो है क्या तारीख का हिस्सा बनेगी या नहीं तो ये वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी, क्या वाकई अब तमाम तर जो मामलात हैं वो खान साहब के इस तरह से गिरफ्त में हैं कि वो ये असम्बलीज डिज़ोल्व करेंगे और वाकई मुल्क आम इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। इसके साथ साथ जो हुकूमत की कोशिशें हैं, जो उनके प्लान्स हैं, इस सारे प्लान को रोकने के लिए वो कितने कारगर साबित हो सकते हैं, इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। कानूनी मुकदमात खान साहब का क्या बिगाड़ सकते हैं, कितने वो स्ट्रॉन्ग हैं कि खान साहब के गिर्द घेरा तंग होने के बावजूद क्या वो नाअहली की तलवार से लटक सकते हैं, क्या उनके ऊपर ये नाअहली की तलवार लटकती रहेगी या नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आज का दिन भी बड़ा अहम है तारीखी हवाले से, इसका भी आखिर में थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा। आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। बात का आगाज़ करूँगी आज इमरान साहब की आज मुलाकात हुई है जनाब इमरान खान साहब से, और ये बड़ी अहम मुलाकात जिसमें उनकी मुख्तलिफ सहाफ़ियों और कॉलम निगारों से, सीनियर तज्ज़ियाकारों से बातचीत हुई। तो क्या इमरान साहब की जजमेंट है, ज़रा सबसे पहले मैं यहीं से बात का आगाज़ करती हूँ। आज तो मैं ये नहीं कहूँगी इमरान साहब वाकफ़ान हाल क्या कहते हैं, आज तो आप खुद ही वकल्लम खुद नफ्स नफीस पहुँचे हुए थे। क्या इमरान साहब रीडिंग है आपकी? खान साहब कल तलवार चलाने जा रहे हैं पीडीएम के ऊपर, फोकस्ड हैं, क्या आपने महसूस किया? जो बातें वो कहीं वो तो हैं, जो नहीं कहीं वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहली बात तो ये कि कहते हैं कहने में और सुनने में और देखने में बड़ा फ़र्क होता है। आज तकरीबन 1.5 घंटे की उस मुलाकात में जो चीज़ में सबसे ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब किया या मैंने महसूस की वो इमरान खान साहब की तबीयत है। अल्लाह उनको सेहत दे। उस 1.5 घंटे में उन्होंने कुछ 150 बार अपनी टांग जो है उसको कभी सीधा करते थे, कभी स्टूल के ऊपर रखते थे, कभी नीचे करते थे, तकलीफ थी उन्हें। और जब वो टांग लाते थे तो उनके चेहरे से उनकी जो तकलीफ थी झलक रही होती थी। तो मैं वहाँ भी दुआ की और यहाँ भी दुआ गूँ कि अल्लाह इमरान खान को सेहत दे और जल्दी वो तंदुरुस्त हो। अब आ जाते हैं उस मीटिंग में कि बातें क्या हुई। देखिए, इमरान खान साहब ने बड़ी खुल के बातें की और पहले वो खुद खुल के उन्होंने अपने दिल का हाल का बताया। उसके बाद फिर लोगों ने जो हम लोग थे सहाफ़ी वहाँ पे, उन्होंने सवालात किए जिसके उन्होंने बड़े खुल के जवाब दिए। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब कल तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। कल अगला लाहे अमल नहीं वो बताएंगे बल्कि तारीख बताएंगे कि किस तारीख को असम्बली वो तोड़ देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप ये ना समझे कि जो ये लोग कह रहे हैं कि शायद मोहन सलाई साहब ने उन्हें कायल कर लिया या किसी और ने कर लिया कि वो फरवरी या मार्च तक जाएंगे। खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा चोई साहब कि अगर मैंने फरवरी में जाना है तो फिर अगस्त में क्या मुज़ायका है। यानी उनकी इस बात से ये नतीजा अखज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो दिसंबर में ही असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, वो इसको आगे लंबा नहीं खींचेंगे। और ये उन्होंने कैटेगोरिकली कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, जो सूरत हाल है मुआशी, और जिस तरह डिले नहीं कर सकते। हाँ जी, डिले नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि इसका हल फौरी इलेक्शन है और से कुछ उन्हें है खतरा। अच्छा, इस पर भी बात हुई। इमरान खान साहब ये समझते हैं, पहली बात तो ये कि वो उनको ये पूरा इस बात का अच्छी तरह से पता भी है और यकीन भी है कि मौजूदा हुकूमत पीडीएम की और उसके साथ साथ कुछ और खुफिया हाथ उन्हें नाअहल करा के दम लेंगे। लेकिन वो ये समझते हैं कि ये नाअहली भी अगर होगी तो उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस वक्त वो अपने अरूज पे। आज उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू की और ख़ास तौर पे फैसल साहब, उन्होंने समीना बाजवा साहब के लिए हाजी साहब का लफ्ज़ वो बार बार इस्तेमाल करते थे। वो कहते हैं कि इस मुल्क का जो ये इस वक्त हाल है उसके ज़िम्मेदार हाजी साहब हैं। और हाजी साहब जो हैं वो उनका ये मामला था कि मुझे यानी इमरान खान साहब को 1 साल पहले IB से ये रिपोर्टें आना शुरू हो गई थी कि आपके ख़िलाफ़ ये काम हो रहा है। तो कहते हैं मैंने जब उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आप शहबाज शरीफ को लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो मेरी जान के दुश्मन है।
अच्छा। मैं तो ऐसा नहीं बिल्कुल भी कर रहा। तो फिर कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि अगर आप एक्सटेंशन के लिए ये कर रहे हैं तो बताएं, मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं तो आपके साथ हूं। लेकिन इमरान खान के बकौल आईबी की तरफ से उन्हें जो रिपोर्ट्स पेश की जा रही थी वो उसके बिल्कुल उलट थी। और भी उन्होंने बाजवा साहब के बारे में बड़ी गुफ्तगू की, लेकिन एक जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये खबर है जो कि बाजवा साहब ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब से मुलाकात की है, उसमें उन्होंने उनसे ये कहा कि आप खान साहब के पास जाएं और उनसे कहें कि मेरे वाले से हाथ सरा होला रखें, तो क्या आप हाथ होला रखेंगे? तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि उनकी हरकतें ऐसी नहीं है कि मैं हाथ उन पर होला करूं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहले तो ये मुझे ये कहते थे इदारे वाले कि आप जब बात करते हैं तो आर्मी चीफ के बारे में जब बात करते हैं तो पूरे इदारे के खिलाफ बात होती है। तो अब जब वो आर्मी चीफ ही नहीं है, वो रिटायर्ड हो चुकी है, तो अब तो मैं बाजवा, जनरल बाजवा के खिलाफ जो मर्जी कहूँ, उसका उस इदारे से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, तो ये उन्होंने इस बाजवा साहब के वाले से बातें की। चले मैं सेकंड राउंड में मजीद अभी आती हूँ। थोड़ा सा मैं जरा चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ एक दो चीज़ों के ऊपर। चौधरी साहब, एक तो असेंबलियों की बात तो अब हो गई, इस पर तो हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो बात हो रही है, इमरान साहब कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, आपको लग रहा है कि ये जो मुकदमात इनके ऊपर बन रहे हैं ये इतने तगड़े हैं कि ये अल्टीमेटली मामला डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएगा? क्योंकि आपकी कानूनी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इसमें। नहीं, देखिए, जो मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं वो कानूनी तौर पे तो उनमें कोई मुझे इतनी जान नहीं नज़र आती, सियासी मुकदमात हैं। और जैसे तोशाखाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तोशाखाना में इलीगलिटी क्या है? अभी तक जो हुकूमत है, जो रोज़ाना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें मुझे ये नहीं बताया जाता कि कहाँ पे कौन सा रूल तोड़ा है और कौन सी के लॉ की खिलाफ वर्जी। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो वो हुकूमत में बैठे हैं, तो उन्होंने उसका कोई केस करना है या उसकी प्रोसिक्यूशन करनी है, तो वो करते क्यों नहीं? देखिए, एक चीज़ को आके दोबारा ये कहना जी कि तो तोशाखाना के रूल्स के मुताबिक मतलब हो गई है ना सेशन कोर्ट में, नहीं, वो उसमें भी बड़े अभी मामलात हैं। देखिए, वो मैं तोशाखाना का ये जो आज बात कर रहे हैं, ये हुकूमत में बैठे हुए थे अप्रैल से, और इनके आने के बकौल इनके कि इनको ये पता चला कि तोशाखाना में ये चीज़ें आई। ये जो नई इमरजेंस आई है ये रेफरेंस का हिस्सा तो नहीं है। 5 MNAs ने रेफरेंस किया, आखिर किसी जगह से तो इनको वो चीज़ें आई हैं। जो खुफिया हाथों का आप जिक्र करते हैं वो तो बिल्कुल मुलवस नज़र आ रहे हैं ना, उसमें बिल्कुल नेकेड हो गए हैं। नेकेड इस तरह से हो गए हैं कि नैब में पहले ये होता था कि चलो कोई दिखाने के लिए अपील फाइल की जाती थी, वहाँ पे कुछ ऐसा मामलात करके विड्रॉ किया जाए। अभी तो वो उन्होंने सीधा कह दीजिए हम अपीलें ही नहीं फाइल करेंगे। तो ये आपको, और नैब कौन चलाता है ये सबको पता है, इसमें कौन किसी को ढका छुपा नहीं बात। अच्छा, सुबीना, नैब का भी जिक्र किया चौधरी साहब ने। इमरान खान साहब ने नैब के हवाले से भी आज गुफ्तगू की। इमरान खान का कहना था कि जी पहले तो नैब वाले मेरे साथ, यानी उनके साथ फ्रैंक ही नहीं थे, बड़ा एक फासला था। कहते जब 1.5 साल हो गया मेरी हुकूमत को, तो मैंने फिर एक दिन जनरल जावेद इकबाल साहब, जस्टिस जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब मेरे पास आए, तो मेरे से ज़रा उनकी हो गई थी फ्रैंकनेस उस वक्त। तो मैंने उनसे पूछा कि जस्टिस साहब आप क्या कर रहे हैं, नैब इनको सजाएं क्यों नहीं दिलवा रही? तो कहते हैं उन्होंने मुझे कहा कि जी हम कहाँ से कह रहे हैं, हमें तो हाजी साहब ने मना किया हुआ है, हाजी साहब कहते हैं उधर नहीं जाना। तो कहते हैं मैं हैरान हुआ, मैंने हाजी साहब से कहा कि जनाब ये क्या बात है, आप मुझे कुछ कहते हैं उनको कुछ कहते हैं। तो हाजी साहब ने कहा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसी बात नहीं की। तो ये जो नैब के हवाले से आज जो उन्होंने ये बात की, ये भी बड़ी थी कि वो समझते हैं, ये उनका ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ जो है, अगर अब मुझे हुकूमत मिलेगी और इस मुल्क में अगर किसी को भी हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ यानी मजबूत हुकूमत ना मिली तो रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकेगा। रूल ऑफ लॉ को नफाज किए बगैर इस मुल्क में बेहतरी नहीं हो सकती। ठीक है जी, अब वो डिटर्मिन है। इस वक्त हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, उनसे भी कुछ इंसाइट लेते हैं और साथ में उनका तज्ज़िया भी। हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरुण साहब, इमरान खान साहब कल एक अहम ऐलान करने वाले हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो 23 दिसंबर की डेट देने जा रहे हैं असेंबलियों की तहलील के लिए, लेकिन ये भी मार्केट में खबर है कि शायद मोनिस इलाही साहब ने उन्हें कन्विंस कर लिया है और मामला शायद थोड़ा प्रोलॉन्ग भी करे। आपकी खबर भी क्या है और तज्जिया भी क्या, इसी महीने असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी दोनों सूबों की? मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि चौधरियों का मफाद इस बात में है, वो गुजरात का
को डिवीजन बनाने का एक उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, उसमें उनके बहुत मफादात वाबस्ता हैं। वो कुछ हल्का है इंतखाब में हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि यही उनका मेथड है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई डेवलपमेंट काम करके कोई अच्छे उम्मीदवार तलाश करके उन्हें अपनी पार्टी बचानी है और बारगेनिंग वो करेंगे। तीसरी बात यह है कि कौमी असम्बली की इतनी सीटें हमें दे दें। अगर वो बारगेनिंग न करें तो उसका नाम चौधरी परवेज इलाही ही नहीं है, उसका नाम फिर कुछ और रख देना चाहिए। तो वो अपना ये चीजें हैं। इमरान खान भी खेल को समझ रहा है, वो भी समझ रहा है, अब उसकी मजबूरी है और कोई हलीफ नहीं है। और लेकिन ये इनकी मजबूरी ये है कि इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान को अगर छोड़ देते हैं, नवाज शरीफ तो इन्हें ट्रस्ट नहीं करता और ये नवाज शरीफ को ट्रस्ट नहीं करते। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कल वो लाजमी ऐलान करेगा। ये जो आपने कहा ना कि मोनूस ने उसे कन्विंस कर लिया है, 25 साल से दोस्त हो मेरा, मैं तो आज तक उसे कन्विंस नहीं कर सका किसी बात पे, खास अपना इंटरेस्ट ही हो उसमें है। जो बात उसने माननी है वो मानता है, जो ना माननी हो वो बिल्कुल नहीं मानता किसी सूरत भी। ठीक है, मोनूस उसे क्या कन्विंस करेगा? ठीक। तो लेकिन खान साहब अब तो सूट करता होगा, जो उसे सूट करता होगा वो करेगा, और अगर थोड़े दिन के लिए मुलतवी करते तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा हारून साहब, आज जब साफियों से मुलाकात हुई, मैं भी उस मीटिंग में था, मुलाकात में था, उसमें उस मुलाकात में या उस गुफ्तगू में इस बात का कोई शायबा नहीं था कि मोनूस इलाही ने उन्हें कायल कर लिया है। वो उसमें उन्होंने कहा कि जी देखें, हर हुकूमत में जो होते हैं लोग वो चाहते हैं कि हुकूमत प्रोलॉन्ग करे, लेकिन मैं कल डेट अनाउंस करूंगा और जो डेट में अनाउंस कर भी सकते हैं। देखो, जब वो एक जिद्दी आदमी है, जब वो अपनी जिद पे अड़ जाए, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए। वो आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक आदमी जो है वो जर्नलिस्ट का भाई था, वो शौकत खाना में काम करता था, उसको नौकरी से निकाल दिया। तो वो आदमी आया मेरे पास कि जी वो मेहरबानी करें और उसको बहाल करा दें। मैंने क्लासरा से कहा चलो थोड़ी मॉरल सपोर्ट देना, तो मैं जाके बात करता हूँ। मेरा ये ख्याल था कि मेरे कहने पर उसको बहाल कर देंगे, छोटी मोटी अगर गलती हुई, अगर कोई बड़ी हुई। जैसे ही मैंने बात शुरू की, उसने कहा मेरी बात सुनो, जैसे उसकी आदत है, मेरी बात सुनो हारून। उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मुझे धमकी भिजवाई है, दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं उसे बहाल नहीं करूंगा। मैंने क्लासरा की तरफ देखा और उसको इशारा किया कि चुप करना, बात ना करना। फिर हमने और बात की। वो एक अपनी जिद पे कायम रहने वाला आदमी है, यही उसका वस्फ है। वो कोई बड़ी पॉलिटिकल अक्यूमेंट तो नहीं रखता, वो मीडिया को ठीक हैंडल नहीं कर सकता, वो टीम अच्छी नहीं बना सकता। अब शायद कदर बेहतर बना ले, उसका सियासी तजुर्बा उस तरह का नहीं है और वो लोगों पे यकीन कर रहता है। तो लेकिन अगर वो उसने तय कर लिया, फिर फायदा हो या नुकसान हो, जो भी हो जाए, फिर चौधरियों के लिए बड़ी मुश्किल पड़ेगी कि क्या करें, वो कौन सा रास्ता। लेकिन हारून साहब, आप समझते हैं कि अगर वो ये कल अनाउंसमेंट कर देते हैं और मामला वाकई असम्बलियों की तहलील तक जाता है, तो फिर वाकई ही इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा और आम इंतखाबात की तरफ ही मुल्क जाएगा? मैं नहीं कह सकता। इसका अनुसार इस्टेब्लिशमेंट पे भी है जो गैर सियासी हो चुकी है, लेकिन अपनी किस्म की गैर सियासी है। तो मैं कह नहीं सकता क्या होगा, लेकिन आप 20% का जो फर्क है वोटों का, उसका कोई इलाज क्या कर लेगा जी। वो उसके वोट हैं 50 to 55% जितने सर्वे हो रहे हैं, 4 सर्वे हो चुके हैं, और इनके सबके मिला के 30% से ऊपर नहीं जाते। सही। तो उसका कोई इलाज क्या करेंगे? उसका इलाज एक ही है जो उन्होंने करने की कोशिश, किसी ने करने की कोशिश की थी, अल्लाह जाने किसने की थी, वो तो तहकीक से मालूम हो सकता कि उसको उड़ा दिया जाए गोलियों से। तो वो भी कोशिश नाकाम हो गई, इसलिए कि फैसले जमीन पे नहीं होते, आसमान पे होते हैं। जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। लेकिन एक कोशिश और भी हो रही है हारून साहब, नाअहली की। अब ये भी कोशिश की जा रही है शायद, और हुकूमत इसका ऐलान भी कर रही है बाकायदा के नाअहल होंगे तोशाखाना। हुकूमत नहीं ऐलान कर रही, चमचा अखबार नवीस ऐलान कर रहे हैं। चलिए, उनके थ्रू ये ऐलान तो आ रही है। मेरी बात सुने, गुजारे ये है कि जो चीज जो वो कुरान करीम की आयत में बार बार सुनाता हूँ लोगों को कि अल्लाह के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। अगर कुदरत को ये मंजूर है, और मेरा ख्याल है, ये मेरा तो ख्याल है ना, मेरी तो राय हो सकती है, मैं मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई तो नहीं कर सकता, दावा तो वैसे ही बातिल होता है, कि खुदा ने उसे पैदा ही इसलिए किया है कि मौलवी फजलुर रहमान, नवाज शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को निपटा दे। तो ये तो वो काम करेगा। उसको गोलियों से भी अगर उड़ा दें तो वो बिल्कुल अपनी कब्र से भी इनको मार डालेगा। जिस तरह अरशद शरीफ जो है
उसको मार डाला गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना ही है बल्कि बढ़ गया। सही। बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद, और आपने हम क्या सुना नाज़रीन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें मजीद भी कुछ अहम आज हमारे टॉपिक्स हैं वो भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जहां पर खान साहब की हिकमत अमली हमने डिस्कस की है, अब देखना ये कि हुकूमत काउंटर स्ट्रैटेजी क्या बना रही है। पहले ये कहा जा रहा था दम एतमाद लाएंगे, या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे गवर्नर साहब, या फिर गवर्नर राज की भी बात हो रही थी। लेकिन अब हमने ये देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक इंटरव्यू में और ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी ये बात कही कि तोड़नी है असम्बलियाँ तो तोड़े, हम मुकाबला करेंगे, हम कोई अदम एतमाद नहीं लाएंगे। ये ख्वाजा साद रफीक ने कहा। तो क्या अब वाकई ही PDM भी इलेक्शन लड़ना जा रही है और उसके लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है? इस पर बात करते हैं। तो सब आपका इस पर क्या नज़र आ रहा है? क्या कानूनी तौर पर उन्हें जब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो फिर वो अल्टीमेटली मजबूर हो रहे हैं कि अब मुकाबला तो करना ही है, तो फिर तगड़े होके आ जाएं? मेरा ख्याल जो पहला उनका ये कहना और कि जी हम हर हद तक जाएंगे और असेंबली को नहीं तोड़ने देंगे, तो उससे जो उनका वोटर है वो मायूस हुआ। और मेरे ख्याल में ये बात जो है लंदन में बैठी क़यादत ने भी महसूस की होगी कि नहीं, अगर इलेक्शन से दामन चुराएंगे या इलेक्शन से आंखें चुराएंगे तो उसका फिर नेगेटिव असर जाता है। देखें, जो अवामी लोग होते हैं या अवामी पार्टियां होती हैं वो तो कभी भी इलेक्शन में या अवाम में जाने से घबराती नहीं है। अब कल से जो एक आप देखें ना कि उसमें कुछ जो शुरू दिन से सजेशंस PDM में, नवाज लीग में, PDM में जो मौज लगी हुई है वो तो है पीपल्स पार्टी और JUI की। ज़्यादा इशू नून लीग का। उनका ये ख्याल है, उनमें से जो सेंट्रल पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले, लाहौर शहर से या इर्द गिर्द के, उनके जो फैसलाबाद डिवीजन से, गुजरांवाला डिवीजन, उनके लोगों का ये ख्याल है कि अगर हमें परवेज़ इलाही साहब को ज़्यादा हमने टाइम दिया तो वो फिर वो सारे फंड शंड्स ये वो करके तो हमारे लिए वो रास्ता और स्क्वीज़ करेंगे। लिहाजा इट्स अ गुड टाइम, अगर वो असम्बली टूटती है तो हमें इलेक्शन में जाना चाहिए और 13 जमातों को अपना कैंडिडेट फील्ड करना चाहिए PTI के मुकाबले में। इसीलिए आपने देखा कि रात को अभी वो IMF से तो मुकम्मल तौर पर झगड़ा कर चुके हैं। इसहाक डार साहब ने पेट्रोल भी सस्ता कर दिया और जो चाहे थोड़ा सा हो या ज़्यादा, एक उन्होंने वो पेट्रोल सस्ता नहीं किया, उसकी कीमत में कमी की। हाँ। तो भी नहीं। दूसरा है कि आज ये खबर आ रही थी कि शहबाज शरीफ ने ये कहा कि हम पैकेज दे रहे हैं, तो इससे जाहिर होता है कि जो ये राय है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, क्योंकि पंजाब जो है बैटल फील्ड है नवाज लीग का, वही इसमें जो है वो ज़्यादा स्टेक होल्डर है, इसलिए फैसला भी उन्हीं का ही होगा, उन्हीं का फैसला होगा और इलेक्शन में जाने की तैयारी लग रही है। अब एक उनकी एक कोशिश बहरहाल है, उनकी और उनके जो खुफिया हाथ हैं, वो ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कराए, इमरान खान की कोई जेल यात्रा का भी बंदोबस्त कराए। लेकिन इसके पॉलिटिकल असरात क्या होते हैं, इमरान याकूब खान साहब से पूछते हैं। मैं उनसे पूछते हैं, लेकिन इमरान साहब तैयारी कर ली नून लीग ने इलेक्शन में जाने की, फिर ये फाइनल डिसीजन है उनका? देखिए जी, मियां नवाज शरीफ ने 2 तैयारियां की हैं। एक तो ये कि उन्होंने अपनी जमात को ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, और दूसरा उन्होंने खुद वापस आने की पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, चाहे खान साहब डिस्क्वालीफाई हो या ना हो। हाँ जी, चाहे इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हों या ना हो, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को अब अपने वोटर को चार्ज करने के लिए, उसको दोबारा एक्टिव करने के लिए, उसको दोबारा से थोड़ा सा करने के लिए, देखिए जनवरी फरवरी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन अगर आज अनाउंस हो जाते हैं तो आप समझे मियाँ साहब कल आ जाएंगे। अगर सिर्फ पंजाब असेंबली के जैसे इलेक्शन अनाउंस कल, यानी कल अगर असेंबली डिसॉल्व करने की दे देते हैं डेट खान साहब से, यानी इस महीने के आखिर में हो जाती है, तो फिर तो वही अगले 2-3 महीने तो इलेक्शन कैंपेन का ही होंगे। हाँ जी, तो फिर समझिए कि मियाँ साहब भी आ जाएंगे इन 2-3 महीनों में। मामला ये है कि ये तो उन्होंने एक तय कर लिया है। दूसरा जो है ना, मियाँ नवाज शरीफ ने ये भी कहा है, ये जो जिस पैकेज की अभी जो साहब ने बात की थी, तो हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में एक इसमें मीटिंग हुई है, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो है उन्होंने वो मीटिंग चेयर की, और जितने सीनियर लोग हैं नून लीग के
ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, इसाक डार साहब, ये सब थे। और वीडियो लिंक पे मियाँ नवाज शरीफ भी थे। और उसमें यह तय किया गया कि हम किस तरह से ये करें। तो उन्होंने कहा कि जी मुश्किल फ़ैसले करके तो हमने जो भी करना था तो कर दिया, लेकिन अपने वोटर को हम मुतमिन नहीं कर सके, बल्कि अवाम हमसे नाराज़ है, ख़ासतौर पे महंगाई के मामले में। तो फिर ये भी मियाँ नवाज शरीफ की हदायत पे वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि देखें जी, हम फिर जो भी करते हैं अपने तमाम तरक्याती मंसूबों को रोक के और दूसरी चीज़ों को रोक के हम इनको रिलीफ देते हैं, अवाम को रिलीफ देते हैं, ताकि ये जो 2-3 महीने भी अगर हमें इलेक्शन में मिलते हैं तो कम से कम हम। लेकिन क्या ये रिलीफ दे भी पाएंगे? अभी तो हमें ये भी नज़र आ रहा है कि खुद पीडीएम भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। अभी मैं इसका भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि रशिया से ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर मुसद्दिक मलिक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जी बस हो गया, हम करने वाले हैं। और वज़ीर ख़ारजा ने आज न्यूयॉर्क में बिल्कुल ही उससे एक डिफरेंट बात कर दी कि जनाब कोई ऐसी है ही नहीं, ट्रक की बत्ती कह दिया। ये क्या ये आपस का कोई प्रॉब्लम इसमें नजर आता है ना कि कोहेन नहीं है। आप देखिए नवाज लीग के जो साबिक पीडीएम के जो साबिक और मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनकी जो है गुफ्तगू या उनका स्टांस कितना फ़र्क है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और वो मिफ्ता साहब कुछ कह रहे हैं, शाकरार साहब कुछ कह रहे हैं, और IMF के साथ मामलात बिल्कुल ख़राब है। देखें इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो एक ही सूरत में ही ठीक हो सकती है, वो ये है कि IMF का प्रोग्राम आपको मिले। और ये तमाम जो अक्रॉस बोर्ड इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कंसेंसस है कि हमें इकोनॉमी दुरुस्त करनी है तो IMF का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। और IMF का प्रोग्राम के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए है, उनकी शर्तें भी मानना। अब बात यह है कि ये रिलीफ फिर देंगे कैसे? अगर IMF के प्रोग्राम में होंगे तो वो तो शर्तें बिल्कुल, इसीलिए वो जो ये लड़ाई IMF के साथ हो गई है, IMF को अभी इनके साथ बात टॉक्स में बिल्कुल स्टॉल आ गया ना जी। वो जो स्टॉल जो अभी वो बातचीत आगे नहीं बढ़ी, उसका खमियाजा मैं और आप या हम आवाम भुगतेगी ना। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई रिलीफ देते भी हैं किसी तरीके से मैनेज करके, तो फिर किसी और जगह से नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत समझते अब 6 महीने 8 महीने बाद तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दत वैसे ही ख़त्म असम्बलियों की हो जाएगी। तो ये जो छोटी टर्म की हुकूमतें होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं दे सकती, ऑफ कोर्स। लेकिन सब एक बात ये भी है ना, देखें अगर वो किसी बजट पे कट भी लगा देते हैं 2-3 महीनों के लिए और वो आवाम को रिलीफ दे देते हैं, तो अगर 3 महीने वो समझते कोई पुल नहीं भी बनेगा, कोई सड़क नहीं भी बनेगी या कहीं कोई और पैसे नहीं भी लगेंगे, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, तो कम से कम ये तो वो कह सकेंगे ना कैंपेन में कि जी हमने आटा इतना सस्ता कर दिया, हमने बिजली इतनी सस्ती कर दी, हमने तेल इतना सस्ता कर दिया। अब लेकिन अभी तो हुकूमत के पास तो नजर तो अभी तो उनके पास उस तरह से कहने को कुछ भी नहीं है ना। अभी तक तो आवाम को उस तरह से पीडीएम की हुकूमत रिलीफ दे ही नहीं सकी, तो इसलिए ये पैकेज आपस में इनके मसले मसाइल हैं। इमरान साहब जो ये बात कर दी है, क्या ऐसा है कि वज़ीर ख़ारजा को पता ही नहीं था और उन्होंने बिल्कुल आइसोलेशन में ये स्टेटमेंट दे दी कि मुसद्दिक मलिक साहब ने जो बात की हुई थी उन्हें उसका आइडिया नहीं था? या पता है मौका माहौल या दूसरा ये है कि वो मसलहतन उन्होंने जिस शहर में थे जिसके साथ उनकी अपने गेम पर डाल रहे हैं। चौधरी साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, वज़ीर ख़ज़ाना है इस वक्त अमेरिका में, वज़ीर ख़ारजा वज़ीर ख़ारजा। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं जब अमेरिका में होंगे तो अमेरिका में और वाना भी प्राइम मिनिस्टर फ्यूचर आल्सो, जो और वहाँ पे अमेरिका में बैठ के वो रूस से PR की पिंगे तो नहीं बढ़ाएंगे, लिहाजा उनका यही कहना बनता था। लेकिन मुसद्दिक मलिक कहना तो ये नहीं बनता था, तो फिर मतलब ये तो नहीं है कि दोनों में से कोई एक तो गलत कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने सियासी फायदे के लिए उन्होंने ये बात की, यानी सियासी फायदे के लिए मुल्क के लिए आप जो है जो मर्जी कर दें उसमें गुजारिश है, उसके असरात होते हैं ना सर। लेकिन ये जो मुसद्दिक मलिक साहब ने बात की है, देखें इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो ये चाहते हैं कि रूस से ना सिर्फ तेल खरीदा जाए बल्कि गैस भी खरीदी जाए और सस्ती अगर ये चीज़ें मिलती हैं और गंदम भी, ताकि अगर हमें सस्ती चीज़ मिलती है तो यहाँ पे हम सस्ती चीज़ लें। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि क्या हमारे पास डॉलर हैं कि हम वो डॉलर दे के वो चीज़ ले सकें? अभी तो सस्ती और महंगी तो दूर की बात है, अभी लेने के लिए डॉलर ही नहीं। वफाकी हुकूमत के पास तो दुआएं हैं, जिसने लेनी है जितनी मर्जी ले ले। देखिए उसके और या वो अपना दुआएं हैं या गालियाँ हैं। वो जो रोज़ सुबह मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाते हैं, बात यह है सर इमरान साहब,
प्रॉब्लम ये है कि गैर संजीदगी का आलम देखें। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क में जाके क्या कहते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर मॉस्को गए हैं, वहाँ पे कुछ वादे करके आए होंगे ना, तो उनको आप एम्बैरस कर रहे हैं, अपनी हुकूमत को एम्बैरस कर रहे हैं। उसके बाद सुबह उठते हैं, जो एक मुझे बताएं कि रोज़ाना एक नया वज़ीर बनता है, रोज़ाना 10 नए वज़ीर बनते हैं। ये इसकी कीमत कौन अदा करता है? अवाम अदा करती है, आप और हम अदा करते हैं। इशू ये है कि ये इस तरह से अब जो रेकोडेक वाला मामला है उसमें जो है वो मेंगल साहब और UI वाले जो हैं वो अब नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। अब रेकोडेक का जो मामला है वो उस वक्त इफ्तार चौधरी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज था, उसने तबाही उठाई और पाकिस्तान को वो $11 बिलियन जो है अगर सेटलमेंट नहीं होती वो इस वक्त देने थे। लेकिन इन जमातों का आप हाल देखें कि ये तमाम जमातें अपने उसमें हिस्से के लिए लड़ी हैं और वहाँ पे जो है अपना जो है उन्होंने कोई मुल्क की मुफाद की नहीं बात करा, कोई मुल्क का इंटरेस्ट नहीं देख रहा, कोई अवाम का इंटरेस्ट नहीं देख रहा। सिर्फ ये है कि वहाँ पे देखें जी हमें क्या मिलेगा, हमें कितनी पैसे मिलेंगे, हमें कितनी नौकरियां मिलेंगी, ये बातों पे नाराज हो ऊपर भी इवन फिर कॉम्प्रोमाइज करेगा वफाक, क्योंकि उन्हें तो अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करना है, अगर तो अपनी ज़ाहिर एलाइज का एक वोट उन्हें तो चाहिए। ये बिल्कुल ही फैसला कर नहीं पा रही है, ब्रेक का टाइम हो गया और उसमें तबाही हो रही है पूरे मुल्क। फैसल साहब सिर्फ एक छोटी सी बात समीना, बात ये है कि सियासतदान जो हैं हमारे, उनको अब ये रवैया बदलना पड़ेगा। आप 1001 इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगी कि इमरान खान मुल्क की सियासत को उस सतह पे ले आए हैं कि जिससे इन सियासतदानों को भी अब रवायती सियासत से हट के नई राहें अपनाना होंगी, अदरवाइज इमरान खान इन सब को खा जाएगा। इमरान खान साहब लेकिन आप तो कहते हैं इमरान खान साहब खुद उनके जैसे ही रिवायती वहाँ पे देखे ना, वो दिखाते भी तो थे ना कि वो जी मैयज ले रहे हैं, उन्होंने खाना बंद कर दिया, चाय बंद कर दी, गाड़ियां बेच दी, बाहर जब गए 2-2 4-4 मिनट। एक अवाम को आपको ये भी तो बताना होता है ना, ये थोड़ी है 75 बंदे अपना बोइंग 747 पर लगा के तो आप, लेकिन अवाम के सामने आप रोने रो रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, 1100 रुपए माफ करा रहे हैं, इधर अपना 2 रुपए की ठीक हो गया। सब उस तरह तो ये तोशा खाने वाले भी देखे 6 अरब चीज है, आप 1.5 करोड़ 6 अरब रुपया कोई खुदा कित्थों आया 6 अरब रुपया, जान दो एने भी सच नहीं बोलता तारण। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद कुछ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अफसोसनाक आज का दिन है तारीख में। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख के लिए बड़ा ही भारी दिन साबित हुआ। इससे पहले आप जानते हैं कि सकूते ढाका भी आज से 51 साल पहले हुआ, जब हमारा एक हिस्सा हमसे कटकर अलग हो गया। और उसके बाद 8 साल पहले भी एक अफसोसनाक ऐसा वाक़या जिसकी किरचियाँ, जिसका दर्द आज तक हम सब अपने अंदर महसूस करते हैं, यानी जब APS में मासूम बच्चों को शहीद किया गया। और ये भी एक ऐसा तारीख का दिन है कि जिसका जो दर्द है वो कम नहीं होता है। लेकिन क्या हमने तारीख के इन तारीख हवालों से कुछ सीखा है या नहीं, या अभी तक हम वहीं पर खड़े हैं? और आज जब दोबारा से हम देख रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी भी दोबारा से सर उठा रही है, तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं आज प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर। और इस सेगमेंट में मुझे खास तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब, आज APS की 8वीं बरसानेहा बहुत बड़ा जिसको कहते हैं मुल्क आज तक उससे निकल नहीं सका, उसके कर्ब से। लेकिन जनरल साहब आपको क्या लगता है, जो इस सानेहे के बाद प्लान बनाया गया था, एक नेशनल एक्शन प्लान जिस पे इम्प्लीमेंट होना था, जो एक पूरी स्ट्रैटेजी थी, क्या उसको हमने फुल्ली किया है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, या फिर अभी कमी रह गई है जो फिर से हम देख रहे हैं दहशतगर्दी सर उठा रही है? देखिए, आज के दिन के 2 हादसे हैं, कतर वाला और ये हमारे बच्चों का जो खून बहाया गया उसमें। इसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, पूरी कौम की लीडरशिप बैठी, एक प्लान तो बन गया। लेकिन अगर आपको याद हो, उसके फौरन बाद हमारी 2 मजहबी जमातों के सरबराह ने बाहर निकल कर उन पर एतराज़ शुरू कर दिए। उसके बाद बहुत सारी कमेटियां बनी, नक्शा चक्टा ये बना, लेकिन हम कहीं गए नहीं, सिवाय ये टेररिस्ट के खिलाफ जो काइनेटिक ऑपरेशन थे उनके अलावा हमने कोई ज़्यादा इस पर कार्रवाई की नहीं। क्योंकि हर एक प्लान पॉइंट्स थे, 20 पॉइंट्स थे, हर पॉइंट के लिए आगे मनसूबा बन के उसको आगे लेके चलना था। एक तो ये जो तहाशा कमेटी में दी गई, सब कमेटियों का इंचार्ज शायद उस जमाने के जो दाखिला थे वो थे, उनके पास टाइम ही नहीं था, वज़ीर-ए-आज़म के पास टाइम नहीं था कि वो नेक्टा की
जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन थे वो बैठ के चेयर कर सकें। हमने इसको लेके आगे चलने के बजाय एक प्लान बना के इसके ऊपर हम बात बहुत करते रहे, लेकिन मनसूबा हमने इसको आगे सिर तक चढ़ाया नहीं। सही। तो बहुत से ऐसी चीजें थी जो होनी थी, फिर रिव्यू नहीं हुआ। हर देश के इसको रिव्यू होना चाहिए था। रिव्यू के भी क्या हम अभी तक कर सके हैं, क्या नहीं कर सके, क्या कमजोरियां रह गई, कैसे दूर करनी है। तो चूंकि कोई खास मनसूबाबंदी नहीं थी, मनसूबा बन गया, प्लान बन गया, उसके बाद हमने बस एक छोड़ दिया, इसको हवा में चलता गया। अच्छा जनरल साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में 2-3 बार नेक्टा का जिक्र किया, तो ये जरा समझाएंगे कि नेक्टा को आज तक क्यों फाल इदारा नहीं बनाया जा सका? देखिए, नेक्टा को फाल बनाने के लिए आपने उसको कोई टीप्स देने थे, और उसको जिस तरीके से होमलैंड सिक्योरिटी बना था अमेरिका में, उसको बाकायदा एक पूरी अथॉरिटी दी गई थी, जराए दिए गए थे, और उनसे फिर पूछताछ होती थी। नेक्टा वैसा नहीं रहा। नेक्टा को हमने सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के तौर पे रहने दिया, इससे आगे बढ़ने नहीं दिया। और इसके जो हम सीरियसनेस नहीं थी, इसके जो बाकायदा मेंबर्स बनने थे, जिनको बना के आपने काम लेना था, और जिनके बॉसेस बनने थे, क्योंकि सब कुछ ही वज़ीर दाखिला अपने निगरानी और अपने अंडर कमांड रखना चाह रहे थे, इसलिए नेक्टा कभी फाल हुआ नहीं। तो जनरल साहब, इसमें मेरा ये सवाल होगा कि फैसल चौधरी बात करो कि अदालतों का क्या रोल रहा, या आपका क्या ख्याल है कि जो टेररिज्म की जो कर्ब करने में, बिकॉज एक इंस्टीट्यूशन या एक डिपार्टमेंट का तो काम हो नहीं सकता, इसमें पॉलिटिशियंस, इसमें फौज, इसमें एजेंसीज, इसमें दूसरे इदारे भी, तो हाउ डू यू लुक एट इट? जी जो साहब, आपने बड़ी सही निशानदेही की। आप खुद भी चूंकि लॉयर हैं, इस चीज़ को मुझसे बेहतर समझते हैं कि ये पूरा एक सिस्टम चलना था। जिस तरीके से मैं अभी होमलैंड सिक्योरिटी की बात कर रहा था, एक पूरा एक सिस्टम बनना था। इसके तहत बहुत सारी कमेटियां बनी, सिस्टम हमने नहीं बनाया। जो कवानीन को अपडेट करना था, हमने मिलिट्री कोर्ट्स बना दी, कुछ अर्से बाद वो भी खत्म हो गई। मिलिट्री कोर्ट से जिनको सजाएं मिली, उनको भी जमानतें भी होती गई, छूटते भी चले गए। तो निज़ाम अदल का भी इसको अप टू स्पीड लाना था इसके साथ मिलके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साइड बाई साइड होनी थी, कुछ बहुत पीछे रह गई, कुछ थोड़ी आगे चलती रही। इसलिए हमारा ये मनसूबा पूरी तरीके से पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका, और आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कमजोरियां हैं, कोताहियां जो आपको सामने नजर आ रही हैं। और क्या एज ए रियासत हमने इसको प्रायोरिटाइज किया सर कि टेररिज्म जो है वो पहले नंबर पे होना चाहिए? बिकॉज ऐसा महसूस होता है कि हमने इन हादसात से, खासकर APS वगैरह से सीखा नहीं, और बाद में ये भी कहा गया कि हम उन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने बातचीत भी की और ये भी अपना मामलात किए। तो क्या प्रायोरिटी हमारी उस तरह से नहीं रही है और दूसरे मामलात हमेशा आगे रहे? जी जो सब एक पूरी एक मनसूबाबंदी होती है, एक स्ट्रेटजी बनती है सारे मामले से डील करने के लिए, और वो नेशनल लेवल पे बनती है जिसमें स्टेट्स ऑर्गन्स बीच में काम करते हैं। तो अगर हम एक एट वेरिएंस काम करते रहें और बगैर पूरे चीज को समझे हम शुरू कर दें, जिस तरह भी आप मिसाल दे रहे थे नेगोशिएशंस की, तो TTP से नेगोशिएशंस का स्टार्ट ही हमारा गलत था, किसी बेसिस उसकी थी नहीं। हमने बातचीत तो शुरू कर दी, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि उनसे बातचीत में जो भी मामला तय होंगे उनकी गारंटीज कौन देंगे, कैसे हम जो उनके हार्ड कोर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतने बड़े जराइम किए हैं, क्या उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पूरा एक जिस तरह पॉसिबल करें, थिंकिंग इट थ्रू टू द एंड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट प्लेस, वो नहीं किया हमने भी स्टार्टेड एट द टॉप लेवल डिस्कशन से। तो इन वे मैं 12 ही कह चुका हूँ कि हमने जब TTP से मुज़ाकरात शुरू किए स्टेट लेवल पर, तो हमने इनको एक पॉलिटिकल रिकग्निशन दी, जिससे उनके हौसले भी बढ़े, जिससे उनकी डिमांड्स थी वो बड़ी खतरनाक से डिमांड उन्होंने की, उससे पीछे हटे नहीं। हम अलबत्ता थोड़ा पीछे हट के उनको थोड़ी रायतें भी दी, उन्होंने वो टाइम इस्तेमाल किया। अब वो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जगह जगह हादसे भी हो रहे हैं, टेररिज्म भी हो रहा है इस तरीके से, और बॉर्डर पर भी हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सबक सीखना होगा हमें तारीख के हादसों से, तारीख के हवालों से। अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपनी गलतियों को ना सिर्फ ये कि उसका इदराक करना होगा, बल्कि उनको ठीक भी करना होगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।